हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी सक्सेस क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य खंड के टॉप 74 क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें माना जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता हमारे भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। आपका दूसरा प्रश्न है आपका कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा साहब का जन्म जो हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में महू नाम का एक जगह है जहाँ हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन जो हमारा दोस्तों हुआ था वो हुआ था 1936 में। 1936 में एक भाषण दिए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको आमंत्रित किया गया था भाषण देने के लिए। उसमें जाति पाति तोड़क मंडल के बारे में भाषण दिया गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे। तो उच्चतर शिक्षा के लिए बाबा साहब जो है न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क जो है आपका अमेरिका में पड़ता है दोस्तों, अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका शहर में है। उसके बाद अगला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे हैं भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि बाबा साहब के वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है। तो बाबा साहब का जो है वो 21 खंडों में प्रकाशित है, 21 खंडों में प्रकाशित। आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो आधुनिक मनु जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हिंदी में रूपांतर किसने किया। तो हिंदी में रूपांतर जो है ललई सिंह यादव ने किया था, ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया था। अगला है प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है। तो 20 के दांत जो है वो पाठ की कहानी है, कहानी है दोस्तों, कहानी है। अगला है आपका सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां जो है वो सुशील थी, सुशील। अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब की मोटर गाड़ी कितने रुपए की थी। रुपया यहाँ पे छूट गया, मिस्टेक है। तो 7,500 रुपये की थी, यानी 7,500 की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। तो आंखों का तारा उनका इकलौता पुत्र काशू, काशू उनकी आंखों का तारा था। अगला प्रश्न है आपका कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। तो मदन जो है वो अपने पिता गिरधर लाल के हाथों हमेशा पीटता था, गिरधर लाल के हाथों हमेशा पीटता था, गिरधर लाल उसका पिता था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेन साहब की कौन सी कंपनी की कार थी। तो कार की जो कंपनी थी उसका नाम था स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड, स्ट्रीमल इंड कंपनी की कार थी दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब शुरू में तो जो है इसको बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन। फिर उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत बदल लिए और उसके बाद ये जो है इंजीनियर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है आपका कि 20 के दांत, 20 के दांत कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत के कहानीकार जो हैं आपके हैं नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला प्रश्न है किसके अनुसार सेन दंपति ने अपने सिद्धांत बदल डाले। यहाँ पे गलत मिस्टेक प्रिंट हो गया है, सेन दंपति होगा, माने दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। सेन साहब के पति पत्नी ने किसके अनुसार अपने सिद्धांत बदल डाले। तो कासू के अनुसार अपने सिद्धांत बदल डाले। कासू के लक्षण को देखते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। उसके 2 दांत मदन ने जो है कासू के तोड़ दिए थे। स्वामी, अब अगला प्रश्न जो है आपका मेरे दोस्तों वो है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। और इसके साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आपके लिए आएंगे। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में हो सकते हैं, में गाँवों में मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन। अगला है दोस्तों दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो है वो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था।
वो भी बनारस में खुदाई के समय मिला था मेरे दोस्तों। हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को जो है मिला था, बनारस में खुदाई हो रहा था, खुदाई के दौरान उसको मिला था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है वो है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विलहेल्म मूलर था। विलहेल्म मूलर जो पेशे से एक वकील थे। विलहेल्म मूलर जो पेशे से एक वकील थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैक्स मूलर किस देश के कवि थे। तो मैक्स मूलर जो है वो जर्मन कवि थे। जर्मन कवि थे, यहाँ के नहीं थे, जर्मनी के थे। अगला है प्लेटो और कांट क्या कौन थे। तो प्लेटो और कांट जो थे वो दार्शनिक थे। दार्शनिक थे दोस्तों। प्लेटो और कांट क्या थे, दार्शनिक थे। आपका अगला प्रश्न जो है वो है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो ये था वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है वो मिले थे, वारेन हेस्टिंग्स के समय। अगला जो है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध जो है दोस्तों मानव विज्ञान से है। मानव विज्ञान से है। अगला है आपका प्रश्न कि नाखून का बढ़ना कैसी वृत्ति है। तो नाखून का बढ़ना जो है आपका दोस्तों सहजात वृत्ति है, जो मरने के बाद भी मनुष्य को बढ़ते हैं। सहजात वृत्ति, ये मरने के बाद भी नाखून बाल बढ़ते हैं, ये सहजात वृत्ति। अगला है मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। ये प्रश्न होना चाहिए कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न किसने किया था। तो यह प्रश्न लेखक की पुत्री ने किया था। लेखक की पुत्री ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका हमारा दोस्तों कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो लेखक के अनुसार ये हमारे पाशविक वृत्ति के, पाशविक वृत्ति के जो है ये जीवंत प्रतीक है। पाशवी मतलब पशु तो होता है दोस्तों। अगला आपका है आलोक पर्व निबंध संग्रह किनका रचना है। तो आलोक पर्व जो निबंध संग्रह है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। अगला है आपका कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग जो उस टाइम थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे, गौड़ देश के लोग, गौड़ देश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश के लोग छोटे छोटे नख पसंद करते थे। बड़े बड़े जान के तो छोटे छोटे, तो छोटे छोटे जो है दाक्षिणात्य देश के लोग जो है वो छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि नाखून को क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है दोस्तों निर्लज जो है दोस्तों निर्लज अपराधी कहा गया है, निर्लज अपराधी दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। तो देखिए सहजात वृत्ति जो है वो हम अनजान स्मृति को कहते हैं। अनजान स्मृति को हम लोग जो है सहजात वृत्ति कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सी विद्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका ललित निबंध है दोस्तों, ललित निबंध। अगला आपका प्रश्न कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, द्विवेदी। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि बंदरिया जो है वो पुराने चीज़ों से मोह रखती है, जबकि मनुष्य जो है पुराने और नए में से किसी का चुनाव करता है। अगला जो है देवताओं का राजा किन्हें कहा गया। तो इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। जब मनुष्य के पास शस्त्र नहीं थे तब उन्हें नाखूनों की आवश्यकता थी। जब शस्त्र नहीं थे तो उन्हें अस्त्र शस्त्र के रूप में यूज करता था मनुष्य। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की रचना है। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। अगला है आपका कि देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग क्यों लेना पड़ा। देवेंद्र मतलब होता है देवों का राजा इंद्र, और मानवेंद्र मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्यों से जो है भगवान को भी सहायता लेनी पड़ी थी, किस लिए। तो लोहे के शस्त्र के लिए, क्योंकि लोहे के शस्त्र उस टाइम केवल मनुष्यों के पास था, भगवान के पास भी नहीं। हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि जो है आपके सरहपाद जी जो है वो हिंदी के आदि कवि हैं। उसके बाद जो है परमार भोज कहाँ के राजा थे। तो परमार भोज जो है आपके कहाँ के राजा थे दोस्तों। तो धारा नगरी के राजा थे, धारा नगरी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि नेवारी भाषा
किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है दोस्तों, देवनागरी में नेवारी भाषा लिखी। अगला है सहजात वृत्ति किनका रचना है? तो सहजात वृत्ति जो है दोस्तों वो अनजान स्मृति को कहा जाता है। ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, अनजान स्मृति को ही सहजात वृत्ति कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि आपका जो है वो निबंध है दोस्तों, निबंध है। अगला है कि दक्षिणी भारत की लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिणी भारत की जो लिपि थी वो कहलाती थी नंदी नागरी कहलाती थी, नंदी नागरी। अगला जो है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ऐसे और हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो ये अगला आपका प्रश्न है 51, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष जो है वो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट का राजा था वो, राष्ट्रकूट राजा दोस्तों। अगला जो है आपका बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो है 12 से 13 वर्ष का था दोस्तों, बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम जो था दोस्तों वो था दिल बहादुर था दोस्तों, दिल बहादुर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो है वो नेपाल से भाग कर आया था दोस्तों, नेपाल में उसका घर था, वहीं से उसकी माँ ने उसको पीटा था तो वो अपने घर छोड़कर भागकर चला आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो है जंगली युद्ध में मारा गया था, क्योंकि जंगल के पास उसका घर था, तो जंगली एक युद्ध में बहादुर का पिता जो है वो मारा गया था। अगला प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? जो उसके लेखक के जो रिश्तेदार थे उन्होंने उस पर 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोंक जो है अमरकांत की रचना है, अमरकांत जी की रचना है जिंदगी और जोंक। अगला है कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है? मतलब गद्य खंड की कौन सी विद्या है परंपरा का मूल्यांकन? तो ये आपका निबंध है दोस्तों, निबंध है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो रामविलास शर्मा की रचना है, रामविलास शर्मा की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1912 को, 10 अक्टूबर 1912। अगला जो दोस्तों आपका प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज जो है वो कथक के नर्तक थे, कथक में जो डांस होता है, डांस का एक एक तरीका है दोस्तों कथक। अगला जो है आपका अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज जो थे उनको तालीम किससे मिली थी? मतलब डांस की जो तालीम थी, डांस की, वो किससे मिली थी? तो उनके पिता से मिली थी उनको, उनके पिता ने पहली बार उनको डांस का तालीम दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न जो है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो दोस्तों बिरजू महाराज खुद को अपने पिता का शागिर्द मानते थे, क्योंकि पिता से उनको डांस करने का तालीम मिला था, यानी वो कला उन्होंने अपने पिता से पाई थी। अगला जो है तो इसलिए गुरु भी उनको मानते थे। अगला है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की जो है वो है दोस्तों साक्षात्कार है, साक्षात्कार है, साक्षात्कार साक्षात्कार है। अगला है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भग्गू जो था, भग्गू वो मछली छीनने की कोशिश संतू से कर रहा था, क्योंकि भग्गू उस घर का नौकर था और मछली काटना उसी का काम रहता था, तो भग्गू जो है वो छीन रहा था मछली को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था? तो वो आपका है ईसाइयों का मठ है, ला शत्रुज ईसाई मठ, सॉरी ईसाई मठ है दोस्तों, ईसाई मठ, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गया था? तो वो अविन्यो जो है वो 10 वर्ष पहले जो है पहली बार लेखक अविन्यो गया था। उसके बाद अगला है कि मछली को लेकर कौन भागा था? तो मछली को लेकर जो है दोस्तों वो संतू भागा था, संतू मछली को बचाना चाहता था और मछली को लेकर भाग गया था। अगला था दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम, मुहर्रम जो है मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा है, क्योंकि मुहर्रम के दिन जो है बिस्मिल्लाह खां पूरे दिन रोते हुए, ठीक है, और पैदल चलकर शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है कि किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी, महात्मा
गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है दोस्तों, हिंसा नहीं करते थे। महात्मा गांधी को जो है अहिंसा दिवस के रूप में इनका 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला जो है गांधी जी की माता का नाम, तो गांधी जी की माता का नाम दोस्तों पुतली बाई था, पुतली बाई। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी की माता का नाम तो हो ही गया दोस्तों। अगला, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है वो गांधी जी की ही रचना थी। इन्होंने इसमें बताया है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा अलग तरीके का ज्ञान भी देना चाहिए, तो यह है आपका संस्कारी ज्ञान, तो यह है आपका गांधी जी का। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठ। अगला है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए गए थे लंदन, यानी इंग्लैंड में गए थे दोस्तों, इंग्लैंड में, लंदन में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने। तो इसके साथ जो है दोस्तों हमारा टॉप जो है 74 प्रश्न खत्म हुआ, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना हम कंप्लीट करके जाते हैं तो इतना में ज़रूर है कि हमको कम से कम 10 प्रश्न तो मिल ही जाएगा इससे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो जय हिंद दोस्तों।